बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से। आज हमारे पास जो टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क को हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का भी, टॉर्क को हम नाम दे सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी होता है। तो आज हमने टॉर्क को डिफाइन करना है। टॉर्क की जो सिंपल रिलेशन है उसको हमने डिस्कस करना है और फिर हमने टॉर्क के जनरल रिलेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉर्क को डिफाइन कर लेते हैं। तो टॉर्क हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, टॉर्क इक्वल टू मूवमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो जितनी भी टॉर्क भी हमारे पास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई डिजिट या कोई लेटर यूज करते हैं। तो इसी तरह टॉर्क को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं जिसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। ये टी जो हमारे पास कैपिटल टी होता है उसी को हम थोड़ा टिल्ट करके लिखते हैं, उसी को हम क्या करते हैं थोड़ा बिगाड़ कर लिखते हैं, तो इसको हम टॉ पढ़ते हैं। ये ग्रीक लेटर है। इक्वल टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, स्मॉल एल से, जबकि फोर्स को हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब यहाँ पे मूवमेंट आर्म क्या है, अब हम मूवमेंट आर्म को डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट आर्म क्या है। मूवमेंट आर्म, सबसे पहले बात यहाँ पे मूवमेंट आर्म की कर लेते हैं। फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, किसी बॉडी को पुल या पुश कर सकते हैं। जबकि मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन to the line of action of force। अब इन दो बातों का हमें पता होना चाहिए। मोमेंट आर्म तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, हम इसको समझना चाहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक स्पिनर है जिसको हम रेंच का नाम देते हैं, स्पिनर, इसको हम रेंच कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक नट है और इस नट वाले पॉइंट को हमने क्यू का नाम दे दिया, और इसको हम पिवट पॉइंट का नाम भी देते हैं। और इस स्पिनर के इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है। अब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास होती है a line perpendicular to the plane of rotation is called axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ रोटेशन, जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट्स उसको नाम देते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया स्पिनर की। ये हमारे पास एक नट है, तो जब हम नट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है, टर्न प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, टॉर्क का हम उसको नाम देते हैं। अब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हम उसको समझना चाहते हैं यहाँ से। तो ये जो है, ये जो हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है इस वक्त ये इसका प्लेन है। तो ये जो है यहाँ पे फोर्स लगेगी, आप या डाउनवर्ड लगाएंगे फोर्स तो ये क्या करेगा, रेंच रोटेट करेगा, और उसके रोटेट करने की वजह से ये जो नट है ये आपका ओपन होगा या क्लोज होगा, तो ये रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है।
स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे ये प्लेन ऑफ रोटेशन। अब इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी, ये जो पिवट पॉइंट से पास करेगी, इस लाइन को हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब हम दूसरी बात करते हैं एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो पॉइंट जहां पे फोर्स एक्ट कर रही होगी, ये वाला पॉइंट, इसको आप आगे बढ़ा लें नीचे। ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास लाइन कहलाएगी एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन ऑफ रोटेशन के ऊपर, इसको हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट क्या होगी। तो टॉर्क का जो सिंपल रिलेशन हमने डिस्कस किया वो है L इंटू एफ, यानी कि मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एल क्या है जी? लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जबकि एफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। वर्क की भी यूनिट होती है स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर, जो जिसको हम जूल के इक्वल लिख सकते हैं। बट जो टॉर्क की यूनिट होता है न्यूटन मीटर, उसको हम जूल के इक्वल नहीं लिखेंगे। ये कन्वेक्शन है, ये क्या है? एक रूल है। अब टॉर्क की हम डिपेंडेंस को चेक करते हैं कि टॉर्क डिपेंड किन चीजों के ऊपर करती है। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। टॉर्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, एक मूवमेंट आर्म और दूसरा फोर्स के ऊपर। टॉर्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, एक मूवमेंट आर्म के ऊपर और एक फोर्स के ऊपर। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोई डोर है, डोर को हम रोजाना यूज करते हैं, इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। ये वाला पॉइंट जहां से हम डोर को पकड़ के ओपन या क्लोज करते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये इसका पिवट पॉइंट भी कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहलाती है। और इस यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसका मोमेंट आर्म होगा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये मोमेंट आर्म ग्रेटर है तो आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली टर्न करेगा। ये जो डोर है आपका, ये इजीली टर्न करेगा। अगर इस पॉइंट के बजाय आप इस पॉइंट से क्या करते हैं, इसको ओपन या क्लोज करवाने की कोशिश करते हैं, तो अब देखिए मोमेंट आर्म क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो यहां से अगर आप इसको डोर को पकड़ के ओपन या क्लोज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें उतना टर्न प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जितना आपके स्पैनर की लेंथ ज्यादा होगी, जितना आपका मोमेंट आर्म क्या होगा? इंक्रीज करेगा, उतना टर्न इजीली प्रोड्यूस होगा। और जितना आपके मोमेंट आर्म की जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी, इतनी आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी टर्न प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो सो वी कैन से दैट कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब हम टॉर्क का जनरल रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। तो टॉर्क रिलेशन के लिए, तो टॉर्क के लिए जो जनरल रिलेशन है स्टूडेंट्स, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। अब हमारे पास जो टॉर्क है, रिजिड बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया है। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। अब ये दूसरा कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर फोर्स क्या कर रही है? एक्ट कर रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। और इस पॉइंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, जिसको हम पोजिशन वेक्टर आर का नाम देते हैं। उसको हम पोजीशन वेक्टर आर का नाम देते हैं। इस पॉइंट पी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीवट पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक के लिए जो हमने वेक्टर ड्रा किया, इसको हम पोजीशन वेक्टर आर का नाम देते हैं। अगर यही फोर्स, ये जो सम एंगल के ऊपर लग रही है, ये फोर्स अगर यहाँ पे लगती स्टूडेंट्स, इसके अलांग लगती है, अगर इसको हम यहाँ पे फोर्स लगाते, इसको ऐसे हम खींचते, तो इस बॉडी में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होनी थी, क्योंकि उस वक्त जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो
एग्जैक्टली पिवट पॉइंट से पास कर रही होती। अगर इसके यहाँ पे ऐसे हम इसको पकड़ के खींचें परपेंडिकुलरली, ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो हमारे पास क्या होगा कि इस बॉडी में मैक्सिमम रोटेशन प्रोड्यूस होगी। जबकि बॉडी के ऊपर हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, सम एंगल के ऊपर लग रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स एफ है और आर है, इसके बिटवीन में एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को चेक करने के लिए हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल थीटा, जो किस किस के बिटवीन है, फोर्स एफ एंड मोमेंट आर या पोजीशन वेक्टर आर के बिटवीन में बनने वाला एंगल थीटा है। अब हमारे पास जो फोर्स एफ है जो सम एंगल के ऊपर लग रही है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेस इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। फोर्स को हम इसके दो कंपोनेंट्स में स्ट्रेस क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए फोर्स के हेड वेक्टर के हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो जो हमारे पास कंपोनेंट मूवमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा उसको हम एफ कॉज ऑफ थीटा का नाम देंगे, और जो इस आर के परपेंडिकुलर वाला होगा उसको हम स्ट्रेस एफ साइन ऑफ थीटा का नाम देंगे। तो हम जानते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और एफ साइन ऑफ थीटा क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम यहां पे भी ड्रा कर सकते हैं, स्ट्रेस एफ साइन ऑफ थीटा। अब यहां से ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारे पास स्ट्रेस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेस मोमेंट। और तो अगर इसको हम अपने जनरल जो सिंपल रिलेशन है उसमें पुट कर लें, टॉ इज इक्वल टू, मेरे पास सिंपल रिलेशन था एल इंटू एफ। एल की जगह पे हम स्ट्रेस अगर पुट कर लें आर, और एफ की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बॉडी में, इस रिजिड बॉडी में जो फोर्स का जो कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो एफ साइन थीटा होगा। एफ कॉस थीटा की वजह से इस बॉडी में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई टर्म प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, पास कर रहा है इस वक्त पिवट पॉइंट से। जब भी आपके पास पिवट पॉइंट से फोर्स का कंपोनेंट गुजर रहा हो या फोर्स गुजर रही हो, तो उस वक्त बॉडी में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। ये जो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे इस बॉडी में क्या करेगा, टर्न प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फिर हम एफ की जगह पे लिख सकते हैं एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, स्ट्रेस आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास, हमने क्या कर लिया कि फोर्स को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। तो एफ कॉस थीटा क्या है, एफ कॉस ऑफ थीटा जो अलोंग है पोजीशन वेक्टर आर के, और एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर है। एफ कॉस थीटा क्या है, पैरेलल है या अलोंग है पोजीशन वेक्टर आर के। एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है किसके, इस आर पोजीशन वेक्टर के। तो इससे हमने लिख लिया आर एफ साइन ऑफ थीटा। अगर इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा इन टू एन यूनिट वेक्टर। और फर्दर अगर इसको स्टूडेंट्स हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉ यूनिट वेक्टर टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई फिर इससे कि यहाँ से
कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये हमारे पास टॉर्क का जनरल रिलेशन आ गया। तो हमारे पास जो वेक्टर आर है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो इसी तरह अगर हम क्या करें, इसी फिगर को लेकर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम रिजॉल्व कर लेते हैं अपने पोजीशन वेक्टर आर को इसके दो कंपोनेंट्स में। तो पोजीशन वेक्टर आर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इसकी टेल से। अगर जितना एंगल यहाँ पे है थीटा, हम ज्योमेट्री से जानते हैं इतना एंगल थीटा ये भी होगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है आर का, वो आर कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है आर का, इसको हम आर साइन थीटा का नाम देंगे। ये जो कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर आर का, ये क्या है, फोर्स के अलोंग है, इसको हम आर कॉस थीटा का नाम देंगे। और ये वाला जो कंपोनेंट है आर का, पोजीशन वेक्टर आर का, ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले को हम आर साइन थीटा का नाम देते। आर साइन थीटा कैसे आया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि कॉस थीटा कैसे आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास आ गया आर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। आर कॉस थीटा की हम अगर बात करें तो आर कॉस थीटा क्या है, अलोंग फोर्स एफ है, जबकि आर साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है टू एफ, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। आर साइन थीटा पोजीशन वेक्टर आर का वो कंपोनेंट है जो एफ के परपेंडिकुलर है, और आर के कॉस थीटा पोजीशन वेक्टर आर का वो कंपोनेंट है जो इस फोर्स के अलोंग है, फोर्स की डायरेक्शन में है। तो यहां से हम अगर जनरल रिलेशन की बात करें टॉर्क की, तो जनरल सिंपल रिलेशन था टॉ इज इक्वल टू एल एफ मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। यहां पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट जिसको हम क्यू का नाम देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट था पी, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है। यही हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इसी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर कौन सा होगा, ये वाला, और ये हमारे पास उस वक्त क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो मोमेंट आर्म की जगह पे अब हम पुट कर सकते हैं आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा। तो एफ एज इट इज साथ आ जाएगा। इसको फर्दर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं और एफ साइन ऑफ थीटा। और अगर इसको हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर लिखें स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। फर्दर इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू आर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर इंटू क्रॉस एफ यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल रिलेशन आ गया। तो जब हम टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है उसकी हम बात करते हैं, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो टॉ ये परपेंडिकुलर होता है आर के भी, और ये टॉर्क टॉ परपेंडिकुलर होता है फोर्स एफ के। जब यहां से बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, इस डायरेक्शन में अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स अगर इस बॉडी के ऊपर लग रही है, तो बॉडी रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो आपने राइट हैंड रूल का यूज करना है। तो ये क्या करेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर्स को उधर जिधर बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, और जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो जो आपकी टॉर्क होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड। और जब आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स इस तरह से लगे तो बॉडी क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब स्ट्रेस बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उस वक्त बॉडी की जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी स्ट्रेस, जबकि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होती है स्टूडेंट्स उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क को कंसीडर किया जाता है नेगेटिव, जबकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये बाज़-औक़ात एमसीक्यूज आ जाता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, नन ऑफ देम होती है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होती है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही थी तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। तो हम इस प्लेन से समझ सकते हैं, ये जो हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स बार होता है, ये वाई, और ये वाई नेगेटिव होता है। तो जब आपने एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमाया तो टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड थी, टॉर्क अपवर्ड होगी तो जाहिर है यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन का पॉइंट का नाम देते हैं। तो ये जो अपवर्ड होता है इससे ये पॉजिटिव होता है, तो टॉर्क अपवर्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए, तो ये पॉजिटिव होगी। और नेगेटिव क्यों होगी कि जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आपकी जो टॉर्क होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। तो जब टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड होगी तो ये क्या है, इस पॉइंट से बिलो है, ओरिजिन से बिलो है। तो ओरिजिन से बिलो को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव। तो जब बॉडी हमारे पास जब फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो बॉडी क्या करती है, लीनियर मोशन करती है। और जब बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रही हो तो मीन के बॉडी क्या करती है, टर्न करती है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर आपकी बॉडी स्टूडेंट्स रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो दोनों केसेस में बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उस वक्त बॉडी का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये था आज हमारे पास टॉपिक टॉर्क। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।